एक बार बीपी की दवा शुरू हो गई तो फिर क्या जिंदगी भर चलती हैं? कई बारी दवाइयाँ लेने के बाद छूट भी सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लड प्रेशर की दवा को छोड़ने के बहुत नुकसान बताए जाते हैं। सडनली अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा को छोड़ेंगे तो ब्लड प्रेशर शूट हो सकता है। ब्लड प्रेशर इंडिया में 1 in 3 इंडिविजुअल्स को है। यंग बच्चों के अंदर भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है। जो फैटी स्ट्रीक होती है, जो हार्ट की आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, वो लगभग 4 से 5 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। जो राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स हैं, जो लेफ्ट हैं, वो अपने लेफ्ट में देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे विंटर्स, समर्स, इतने सारे सीजन्स होते हैं, तो विंटर्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये जितने भी गैजेट्स हैं, जो बीपी चेक करने के लिए मशीन है, एक्टिविटी के बाद चेक करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा। चेक तो नॉर्मली हम लोग एज अ रूटीन जो करते हैं ड्यूरिंग रेस्ट ही करते हैं। खाना खाने के बाद चेक करेंगे तो भी क्या बढ़ा हुआ आ सकता है? थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ सकता है, बिकॉज नॉर्मली हम चाहते हैं ब्लड प्रेशर शुड बी समवेयर बिटवीन 120/70 to 130/85। काश दिल बीमार होने का पता बोलकर बता पाता तो हार्ट अटैक आने से बहुत पहले ये पता चल जाता कि वाकई दिल को कोई परेशानी है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। काश दिल की धड़कनें बेकाबू होने का पता भी बोलकर बता पाती। वैसे दिल अपनी भाषा में बोलकर बताता ज़रूर है, उस भाषा को हम लोग कितना समझ पाते हैं ये सोचने वाली बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि दिल के जो वार्निंग साइंस होते हैं उनकी क्या भाषा होती है, उसे कैसे समझा जाता है और आप कैसे अपने दिल का ख्याल रखने के लिए उन वार्निंग साइंस को पहचान सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में इसी पर बात होगी। हमारे साथ डॉक्टर समीर कुब्बा हैं, जो कि कार्डियोलॉजी के हेड हैं, धर्मशिला हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। दिल की लैंग्वेज को अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती होगी। जब वो वार्निंग देता होगा कि हाँ भाई मुझे परेशानी है, तो वो नॉर्मल जनरल वार्निंग साइंस क्या है? देखिए, इट्स ऑलवेज सेड लिसन टू योर बॉडी, बट आजकल की ये जो ज़िंदगी है, जो फास्ट पेस्ड हो गई है, उसकी वजह से बहुत बारी हम अपने सिम्टम्स को या तो इग्नोर करते हैं, या हम इतने बिजी होते हैं कि हमें चीज़ों का कई बार पता ही नहीं लगता। सो आई थिंक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको हार्ट डिजीज़ के बारे में, अपने रिस्क फैक्टर्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इंडियंस में अगर आप देखें तो हार्ट डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है, यंगर एज पे होती है, और वेस्टर्नर्स के मुकाबले 10 से 20 साल पहले होती है, और ज़्यादा सिवियर भी होती है। तो कुछ तो हमारी जेनेटिक टेंडेंसीज़ हैं, कुछ हमारा खाना पीना है, हमारी डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट्स बहुत होती हैं, हमारी एक्सरसाइज बहुत कम होती है। सो हम लोगों को यंग एज में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जो रिस्क फैक्टर्स, जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, वो है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डायबिटीज़ और डिसलिपिडीमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत बारी साइलेंट होता है, पता नहीं होता आपको। फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माँ बाप, भाई बहन में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है यंग एज पे, तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जो हम अब देख रहे हैं, स्पेशली लेडीज़ में, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, मीनोपॉज के बाद लेडीज़ का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेंज होता है, उनका रिस्क बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन एक मेजर रिस्क फैक्टर है। तो ये कुछ अनयूजुअल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। यंग एज से ही बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इनफैक्ट चाइल्डहुड ओबेसिटी भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है। अब बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनका वेट भी ज़्यादा होता है, उनका खाना पीना बहुत चेंज हो गया है, घर पे खाना आ जाता है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो एनर्जी इंटेक बहुत हो गया, एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता। एंड जो फैटी स्ट्रीक होती है, जो हार्ट की आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, वो लगभग 4 से 5 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। 4 से 5 साल का जब बच्चा है? हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो वो आपके 4 से 5 साल की उम्र से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट शुरू हो जाता है। पहले ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमनली नहीं देखी जाती थी, बिकॉज एक्सरसाइज बहुत होती थी, खाना पीना घर का होता था, बैलेंस डाइट होती थी। अब कार्बोहाइड्रेट डेंस, कैलोरी रिच फूड्स होती हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, चलना फिरना कम हो गया है। यंग बच्चों के अंदर भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है। इनफैक्ट अब हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 25 से 30 साल की उम्र में होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है। सो ये जो चीज़ें हैं, एक लाइफस्टाइल जो है और एक ये जो चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं, वर्क कल्चर्स चेंज हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि लोग रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं।
इवन अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में भी देखें तो रात के सोने का जो टाइम है बहुत चेंज हो गया है, 24/7 सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी है. सो ऑल दीज थिंग्स फाइनली टेक ए टोल ऑन द बॉडी. योर बॉडी गिव्स यू सम टाइम, मे बी टिल द एज ऑफ 30-40 ईयर्स, बट उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रैम्पेंटली होती हैं और इसीलिए हम यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक्स देख रहे हैं. आपने जैसे कहा कि 25 साल की उम्र में बीपी आप देख रहे हैं, तो जिस पेशेंट को 25 साल की उम्र में बीपी की दवा शुरू हो गई, क्या उसका चांस आगे आने वाले समय में हार्ट अटैक के लिए बाकियों के मुकाबले ज़्यादा होगा? बीपी एक रिस्क फैक्टर है, बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है. तो ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है. और जनरली हार्ट डिजीज जब होती है उसका एक रिस्क फैक्टर नहीं होता, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं. डायबिटीज़ उसके साथ एसोसिएटेड हो जाती है, ओबेसिटी उसके साथ एसोसिएटेड हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स उसके साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं, बहुत बारी स्मोकिंग होती है. ब्लड प्रेशर इंडिया में 1 in 3 इंडिविजुअल्स को है, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. अच्छा, और हर 3 में से 1 को है? कितनों को पता है? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत बारी पता नहीं होती. इनफैक्ट most of the people, around 50 to 60% of the people will not even know that they have blood pressure. और उनमें से जिनको पता भी है, उनमें से काफ़ी परसेंटेज पेशेंट्स की ऐसी होती है जिनका गोल या टारगेट ब्लड प्रेशर अचीव नहीं होता. अच्छा. तो नॉर्मली हम चाहते हैं ब्लड प्रेशर शुड बी समवेयर बिटवीन 120/70 to 130/85, बट बहुत बारी ये ब्लड प्रेशर अचीव नहीं होता पेशेंट्स के अंदर. तो एक तो जागरूकता कम है, बहुत बारी पता नहीं लगता, पता लगता है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता. और इन सब चीज़ों पे हमारे को वर्क करना बहुत ज़रूरी है. ये एक बहुत मेजर गैप है और बहुत मेजर इश्यू है, बट अगर गैप है, इश्यू है, तो अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास बहुत है. बिल्कुल. कोविड पैंडेमिक में हमने देखा कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स जो भी थी सब घर पे ही सॉल्व होती थी, सबके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट था. मैं उसी पर आ रही थी कि अब तो लोग अपने घर में सब गैजेट्स रखते हैं, अब उनको कितना इस्तेमाल करते हैं अलग चीज़ है, लेकिन बीपी मशीन हर किसी के घर में है. तो जो लोग घर पर बीपी चेक करते हैं उनको कई बार सही तरीका भी नहीं पता होता. क्या टाइम और तरीका बहुत मायने रखता है बीपी रीडिंग्स को समझने में? तरीका बहुत सिंपल है. आजकल मशीन्स अवेलेबल हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जो कि FDA अप्रूव्ड हैं और रिलायबल होती हैं. तो एक ये मिथ बहुत सारे पेशेंट्स के माइंड में होता है कि हमें हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से ही चेक करवाना है. ऐसा नहीं है. ये ऑटोमेटिक मशीन्स टाइम टेस्टेड हैं, ट्रायल्स के अंदर प्रूवन हैं, तो आप घर पे इनको रख सकते हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करें तो आपका जो हाथ है वो आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए. तो यूजुअली घर पे जो डाइनिंग टेबल होती है या नॉर्मल टेबल होती है उस पर आप मशीन को रख सकते हैं और ब्लड प्रेशर का कफ अपने राइट हैंड में बांध सकते हैं. जो राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स हैं, जो लेफ्ट हैं, वो अपने लेफ्ट में देख सकते हैं. अच्छा, इस बात से फ़र्क पड़ता है? यूजुअली जिस हाथ से आप काम ज़्यादा करते हो उसका ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम उस पर रिलाई करते हैं. तो डॉक्टर्स कभी पूछते तो नहीं बीपी चेक करते हुए कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं राइट हैंडेड हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, तो मान के चला जाता है. और बहुत बारी दोनों हाथों के अंदर भी चेक करना चाहिए. नॉट अ रूटीन प्रैक्टिस टू चेक, बट कई बारी पेशेंट्स का जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो उनके हाथ और लेग्स के ब्लड प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो वो कई बारी चेक करना पड़ता है. बट रूटीनली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर आप राइट हैंडेड हैं, आप राइट हैंड से अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं. और कंफर्टेबल पोजीशन में आपको होना चाहिए, आपको कोई यूरिनरी रिटेंशन नहीं होनी चाहिए, आप रिलैक्स्ड होने चाहिए. और मशीन बहुत सिंपल होती है, आप अपने आप भी कर सकते हैं, आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत भी नहीं है. और उसके आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करके उसकी मॉनिटरिंग को देख के, उसके वैल्यूज़ को देख के अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. और होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को हम लोग बहुत एनकरेज करते हैं. कई बार आपका घर पे ब्लड प्रेशर ठीक होता है, हॉस्पिटल में आके बढ़ जाता है. इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं. तो वो डॉक्टर को देख के भी डॉक्टर को देख के, एनवायरनमेंट को देख के बढ़ जाता है. तो बट दिस इज एन साइंटिफिक एंटिटी, वी कॉल इट एज अ वाइट कोट हाइपरटेंशन. इसका उल्टा होता है जिसको हम मास्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, कि आपका क्लिनिक पे या डॉक्टर के पास बीपी ठीक है बट घर में ज़्यादा है. ऐसा भी होता है. ऐसा भी होता है. तो मोर कॉमन इज वाइट कोट हाइपरटेंशन, लेस कॉमन इज मास्ड हाइपरटेंशन, बट बोथ एंटिटीज आर इम्पॉर्टेंट. इसीलिए घर पे ब्लड प्रेशर की जो मॉनिटरिंग है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है. और जितनी भी अब लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो रेकमेंड करती है होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए, बिकॉज इट मेक्स थिंग्स ईजी, इट मेक्स थिंग्स आई वुड से पेशेंट बिकम्स मोर इन्वॉल्व. वो अपनी बीमारी के पार्टनर्स बन जाते हैं तो उनका समझना आसान हो जाता है. कई पेशेंट्स में जहाँ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हाइपरटेंशन है या पेशेंट्स का बीपी में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें एक एंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं एक टेस्ट, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर. वो हम मशीन लगा के घर भेज देते हैं. वो 24 घंटे में आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है, हर आधे घंटे से 1 घंटे के गैप पे. सो इसमें कई चीज़ें ऐसी पता लगती हैं
कि किस टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किस टाइम पे ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो इससे भी आप अर्ली हाइपरटेंशन को डायग्नोज कर सकते हैं। दवाइयाँ किस टाइम देनी है वो भी आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। बहुत बारी ब्लड प्रेशर की जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, घर पे भी और डॉक्टर के पास भी, बट हमारी नॉर्मल जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसमें नाइट में ब्लड प्रेशर को फॉल होना चाहिए, जिसको हम नॉक्टर्नल डिप बोलते हैं। अच्छा, बट कई पेशेंट्स में ये डिप खत्म हो जाता है। तो अगर हम सुबह अपना बीपी चेक करें और शाम को चेक करें तो शाम वाला कम आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नाइट की बात कर रहा हूँ, जब आप सो रहे होते हैं। अच्छा। तो देयर इज अ नॉर्मल dip in the blood pressure about 10 to 15 millimeter of mercury when you sleep, because body रेस्ट में जाती है, हार्ट रेट भी लो होता है और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा लोअर साइड पे जाता है। ये एक बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म होता है। सो ब्लड प्रेशर की इनिशियल स्टेजेस में ये जो नॉर्मल डिप होना चाहिए वो नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं कि नॉक्टर्नल डिपिंग जो है वो खत्म हो गई है। वो भी ब्लड प्रेशर का एक इनिशियल साइन होता है। 24/7 बीपी बढ़ा ही हुआ है उस मरीज का? नहीं, 24/7 नहीं बढ़ा हुआ। आपका ब्लड प्रेशर जब आपने चेक करवाया दिन में नॉर्मल है, बट नाइट के अंदर वो कई बारी जो डिप होना चाहिए वो नहीं होता। वो नहीं हो रहा। वो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर जो मैंने आपको बताया उससे अर्ली स्टेजेस में पता लग जाता है। पता चल जाता है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत बारी पेशेंट्स पहली टाइम आते हैं हार्ट अटैक के साथ या स्ट्रोक के साथ या किडनी फेलियर के साथ, और उस समय पता लगता है बीपी हाई है। आप उनसे बात करो तो उनको पता ही नहीं होगा कि उनका बीपी कभी हाई था। मतलब जब हार्ट अटैक आ ही गया तब पता चला कि बीपी भी हाई था। सो द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर फर्स्ट टाइम कैन प्रेजेंट लाइक अ हार्ट अटैक, इट कैन प्रेजेंट लाइक अ किडनी फेलियर, इट कैन प्रेजेंट लाइक अ स्ट्रोक। पर ऐसा तो तब होगा डॉक्टर साहब जब बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे होंगे और पता ही नहीं होगा कि बीपी हाई है। एजुकेशन की इसलिए मैं बताया कि बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग फॉर्चुनेट हैं क्योंकि हम दिल्ली में हैं और हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं उनका एजुकेशनल लेवल हाई होता है। आप लोगों के साथ जैसे हम लोग ये टॉक्स करते हैं तो लोगों को पता भी लगता है, तो बहुत बारी एजुकेशन की वजह से पेशेंट्स जागरूक होते हैं। सो वी गेट दोज कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स। बट आप अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाएं, गांव में जाएं, तो बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। पिछले कुछ सालों में ये नॉलेज बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ी है, बट फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे मिथ्स भी हैं। कई लोग आयुर्वेदिक दवाइयों पे चलते हैं, कई लोग सोचते हैं नेचुरल तरीके से हो जाएगा, कई लोग सोचते हैं कि इस एज के हिसाब से इतना हाई ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। तो ये बहुत सारी मिथ्स भी हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जितने भी लॉन्ग टर्म ट्रायल्स हुए हैं, गाइडलाइंस हुए हैं, ये सब चीज़ें इस चीज़ को क्लियरली मेंशन करती हैं कि ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो 120/70 से 135/85 के बीच में यूजुअली हम मेंटेन करना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि जो लोग घर पर अपना बीपी समझना चाह रहे हैं, आज बीपी चेक किया, उसमें एक जो भी सो एंड सो रीडिंग आई, अब उसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए या कुछ दिनों तक लगातार बीपी चेक करना चाहिए और अलग अलग टाइम पे करना चाहिए या एक ही टाइम पे करना चाहिए? नहीं, ब्लड प्रेशर की अगर आप में फैमिली हिस्ट्री है और ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये सब रेगुलरली चेक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोज़ चेक करें। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो जितना फ्रीक्वेंटली चेक कर लें अच्छा है। बट जिसको अगर पहली बार ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, हो सकता है एक आधा रीडिंग हाई आई हो, तो आप समय के साथ दवाई शुरू करने से पहले अपने डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट में बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आपका बीपी हाई रहता है देन आपको फिर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर रोज़ सुबह शाम चेक करना है, बट हाँ, आपके पास ब्लड प्रेशर की मशीन होनी चाहिए और आपको फ्रीक्वेंटली इसको चेक करना चाहिए अगर आपकी रीडिंग्स हाई आ रही हैं। फ्रीक्वेंटली को अगर एक्सप्लेन कर पाए हम लोगों के लिए। सो देखिए, ये हर पेशेंट के लिए अलग होता है। अगर कोई पेशेंट बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं और उनको बार बार ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उस ड्यूरेशन में इनको रेगुलरली सुबह शाम चेक करना चाहिए। अगर उसके बाद दवाइयों के बाद डाइट और लाइफस्टाइल के बाद यूजुअली इनका ठीक रह रहा है हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो इसको इनफ्रीक्वेंटली भी चेक कर सकते हैं, 10 दिन में, हफ्ते में, ऐसे चेक कर सकते हैं। बट आप खाना रोज खाते हो, रोटी रोज खाते हो, दवाइयाँ रोज खाते हो, तो बीपी को चेक करना भी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बारी इतनी एंजाइटी होती है पेशेंट्स को कि वो एंजाइटी के चक्कर में उनका ब्लड प्रेशर हाई आता है, बढ़ जाता है। सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच लाइक वी हैव इन लाइफ फॉर एवरीथिंग। बहुत सारे पेशेंट्स का हम देखते हैं ओटी में जाने से पहले, किसी प्रोसीजर से पहले बीपी रेज हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई एंजाइटी होती है तो बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, तो जो नर्व्स होती हैं वो हार्ट रेट को भी बढ़ाती हैं, बीपी को भी बढ़ाती हैं। सो जिन लोगों की डाइट ठीक रही है, वेट ठीक रहा है, जिन लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया है, जो अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस डाइट की, एक्सरसाइज की,
मेडिटेशन की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अच्छी रखते हैं, उनका कंट्रोल बेटर रहता है। जो लोग ज़्यादा एंग्शियस होते हैं उनमें ये चीज़ें रहती हैं। जी। प्लस कुछ कॉजेज़ होते हैं कि सारी चीज़ों के बावजूद भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे किडनी की आर्टरी की स्टेनोसिस है या फियोक्रोमोसाइटोमा है। ये कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें ब्लड प्रेशर यंगर एज पे भी हाई हो जाता है। बट मोस्टली ये जो कंडीशन होती है इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसका कोई मेजर रीज़न नहीं होता। ये डाइट, लाइफस्टाइल की वजह से होता है, सॉल्ट सेंसिटिविटी की वजह से होता है। हिंदुस्तानियों में इवनिंग के टाइम पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है बिकॉज उस समय सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये हर पेशेंट अलग होता है, हर रेस अलग होती है। इवनिंग में क्यों होता है इसको? सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हिंदुस्तानियों में ज़्यादा है इसका इवनिंग के मतलब टाइम पे। इसको अगर हम आसान भाषा में हम कहें तो उस समय ऑफ द डे में इंडियंस का जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर उस टाइम पे जो भी स्टडीज हुई हैं उसमें देखा गया है कि उनमें इवनिंग के टाइम पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, बढ़ जाता है। Okay. सुबह के टाइम आप थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं, आप नींद करके उठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बेटर होता है। आप शाम को घर आते हैं, सारा दिन का काम करके आते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ज़्यादा होता है। तो ये बॉडी की एक्टिविटी, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, जो बॉडी के नर्व्स होती हैं, वो वेरी करती हैं। शाम के टाइम, रात के टाइम सोते हुए अगर आप देखें तो बॉडी ने एक नेचुरल मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि ब्लड प्रेशर को लो करने का, रेस्ट करने का, हीलिंग करने का, हार्ट रेट को लो करने का। बट जिनके स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की इनिशियल डेज पे प्रॉब्लम है, उनका ये नॉक्टर्नल डिप मैंने आपको बताया वो खत्म हो जाता है। तो आपकी ऑफिस रीडिंग हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर नाइट में बढ़ा हुआ है, तो क्योंकि वो बॉडी को तो इफेक्ट कर ही रहा है, तो आपके ईसीजी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी आ रहा है फिर भी आपके ईसीजी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ आपके शुगर में, कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आ रहे हैं, तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर भी करके देखना चाहिए कहीं वो नॉक्टर्नल डिप तो नहीं खत्म हो रहा। ये कैसे किया जाता है? कोई मशीन लगा के छोड़ दिया जाता है? लगा के छोड़ देते हैं, वो हर आधे से 1 घंटे में आपका बीपी मेजर करती है। तो आपको 24 आवर्स में कंप्यूटर रिकॉर्डिंग दे देता है कि बीपी कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं। उसके ये लगा के घर जा सकते हैं? ओके। डॉक्टर साहब, एक लेमैन क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई मरीज आपके पास आया, उसका बीपी है 140/90, तो क्या उसकी दवाएं शुरू होंगी या वो इसी रेंज में रहता है? कभी 130 है, 140 है, उसके आसपास रहता है, 145 चलिए मान लेते हैं, क्या आप उनकी दवाएं शुरू करेंगे या लाइफस्टाइल चेंजेस से उसका काम चल जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये ब्लड प्रेशर तो हाई रेंज में है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 130/80 से नीचे होता है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, हाई रेंज के अंदर। बट हाई रेंज का ब्लड प्रेशर का मतलब ये नहीं होता आपको इमीडिएटली दवाइयाँ शुरू करनी है। आपको अपना सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है, आपको डाइट में चेंजेस करने हैं, आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके बावजूद भी अगर ये ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली 1 से 3 महीने में हाई रहता है तब मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 है और आपके ईसीजी में चेंजेस आ गए हैं, इको में आपकी हार्ट का जो मसल है उसका साइज़ बढ़ा हुआ है, या यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, तो इसका मतलब इस ब्लड प्रेशर की वजह से आपके ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो गया है, जिसको हम टारगेट ऑर्गन डैमेज बोलते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ऑन द इको, ऑन द ईसीजी, प्रोटीन यूरिया जो यूरिन में होता है, या आंखों में कई बार चेंजेस होते हैं जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखते हैं फंडस की आर्टरीज को देख के। तो इसमें अगर हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर के चेंजेस आ गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें ज़्यादा सतर्क होना पड़ता है और ब्लड प्रेशर को टाइटर कंट्रोल करना पड़ता है। बट अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करने की इमरजेंसी नहीं होती है, मॉनिटरिंग की इमरजेंसी है, डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करने की। आपने 3 चीज़ें कही, डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है, सॉल्ट इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना है। इनमें से अगर मैं प्रायोरिटीज में पूछूं तो कौन सी चीज़ है जो बहुत हेल्प करेगी सबसे ज़्यादा अगर आपको अपने बीपी को कंट्रोल में लाना है? ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, इसमें मैंने एक और चीज़ मिस कर दी, स्लीप पैटर्न्स। आजकल स्लीप पैटर्न्स भी डिस्टर्ब्ड हैं। देखिए, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल बट आवर लाइफस्टाइल हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आज से 5000 साल पहले अर्जुन को श्री कृष्ण ने महाभारत की बैटलफील्ड में एक श्लोक बोला था, और वो इतना सिंपल है, वो हम आज भी उसको देखें तो उसमें सारी चीज़ें उस श्लोक में समाई हुई हैं। उन्होंने कहा था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि युक्त आहार मीन्स बैलेंस्ड फूड, ठीक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु वर्क लाइफ बैलेंस, स्वप्नावबोधस्य मीन्स स्लीप पैटर्न। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल चीज़ें हैं,
हमें बहुत हाई फाई बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये बेसिक चीज़ें ही कर लें तो बहुत सारी चीज़ें वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। कितनी अच्छी बात आपने कही, हम बेसिक से ही दूर हैं। हम बेसिक से बहुत दूर हैं। अगर हमारा इन बेसिक्स में, और एक्चुअली में होता क्या है कि अब चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो गई हैं। आप देखिए बचपन से ही चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो गई हैं। खाना पीना आसान हो गया है, इजीली अवेलेबल हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गई है, सोशलाइजिंग कम हो गई है, भाग दौड़ कम हो गई है, कंप्यूटर पे हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं, मतलब आराम परस्त हैं हम यस। एंड देन पहले क्या होता था, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती थी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत हाई होती थी। बिल्कुल। आपका खाना पीना सिंपल होता था, ठीक है, आपका स्लीप पैटर्न नॉर्मल होता था। अब ये सब चीज़ों के ऊपर इतनी प्रॉब्लम हो गई है, दिस इज द प्राइस विच वी आर पेइंग, बट एट द सेम टाइम लेट अस अंडरस्टैंड दैट अगर ये सब चीज़ें कंफर्टेबल हैं तो हमारे पास डिवाइसेज और सारी चीज़ें जिससे हम मॉनिटरिंग बेटर कर सकते हैं। पहले मॉनिटरिंग नहीं होती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। अब आपके पास बीपी मशीन है, आपके पास रिस्ट वॉच है जिससे आप पल्स देख सकते, आपका स्मार्टफोन है, ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप देखें चीज़ें बहुत बेसिक हैं। आप टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, आप टाइम पे खाना खाइए, आप बीच में स्नैकिंग मत कीजिए, आप अपनी डाइट को सिंपल रखिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ज़्यादा रखिए, प्रोसेस्ड फूड्स को कम रखिए, पैकेज फूड्स को कम रखिए। तो इस चीज़ों को अगर आप करेंगे तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक डाइटिशियन ने हमें सलाह दी थी कि जो आपकी दादी नानी खाती थी वो खाइए, जो वो नहीं खाती थी वो आप भी मत खाइए, क्योंकि उस ज़माने में प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड इतना होता ही नहीं था। कमिंग बैक टू ब्लड प्रेशर, क्या हाइट का भी बीपी से कोई लेना देना है? जिनकी हाइट कम होती है कंपैरेटिवली उनका बीपी कम होगा? ऐसा नहीं है। हाइट से ज़्यादा मैं कहूँगा कि बॉडी मास इंडेक्स, या आपका हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, बिकॉज बीपी और वेट में भी रिलेशन होता है। सो वेट अपॉन हाइट, उससे हम बॉडी मास इंडेक्स मेजर करते हैं। तो जिनका वेट ज़्यादा है और हाइट कम है तो उनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सो हाइट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इट इज़ मोर अबाउट व्हाट इज़ योर आइडियल वेट फॉर दैट हाइट। तो यूजुअली जो BMI होता है नॉर्मली तो हम 23 to 25 नॉर्मल मानते हैं, उसके ऊपर होता है तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। इंडियंस में क्योंकि ये प्रॉब्लम यंगर एज पे होती है, ज़्यादा सीवियर होती है, तो हम हमारे इंडियंस में BMI को 23 से नीचे रखना चाहते हैं। हमारे में थिन फैट फिनोटाइप होता है कि उतने हाई वेट के ना होने के बावजूद भी हमारी डिजीज़ ज़्यादा है। अगर आप देखें जापान में सुमो रेसलर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो ओवरऑल उनका वेट ज़्यादा होता है, बट उनमें डिजीज़ कम होती है। हमारे लोगों में वेट पेट के आसपास ज़्यादा होता है, वैसे बॉडी लीन होती है बट बॉडी फैट ज़्यादा होता है, ट्रंकल ओबेसिटी होती है, ये सब हाई रिस्क फीचर्स होते हैं, इसलिए हमारे लोगों में ज़्यादा होता है, अर्ली एज पे होता है। सो डायरेक्ट रिलेशन हाइट का बीपी के साथ नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स का या वेट फॉर दैट हाइट का बीपी के साथ। बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, उसके फॉर्मूलाज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, उनको चेक करके आप ये देख सकते हैं कि आप का जो रिजल्ट है वो 23 से अगर ज़्यादा है तो वो आपके लिए वार्निंग साइन है, 23 या उससे नीचे है, बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए, 23 के अराउंड अगर है तो आप उसे अच्छा मान सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर की दवाओं की बात करते हैं। एक बार बीपी की दवा शुरू हो गई तो फिर क्या ज़िंदगी भर चलती हैं? देखिए ऐसा है कि हमें इसीलिए इनिशियली ये देखना पड़ता है कि आपका बीपी की रिक्वायरमेंट दवाइयों की इनिशियली है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट ऑर्गन डैमेज अगर है और ब्लड प्रेशर हाई है तब तो ये दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है। आप अगर अपने डाइट और लाइफस्टाइल से अपना बीपी को गोल में ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत बार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बहुत मिनिस्क्यूली लोग होते हैं जो इतना स्ट्रिक्ट अपनी डाइट लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाते हैं। सो आप किसी भी तरह से करें, आपका ब्लड प्रेशर अगर टारगेट रेंज के अंदर है, चाहे वो दवाइयों से है चाहे वो डाइट लाइफस्टाइल से है, मतलब दोनों चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है। डाइट और लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न्स, ये तो आप कभी भी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये तो मस्ट हैं। दवाइयाँ उसके ऊपर ऐड ऑन है। दवाइयों से घबराना नहीं है, दवाइयाँ यूजुअली सेफ होती हैं ब्लड प्रेशर की, और बहुत बारी आप सारा कुछ ट्राई कर लें फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता तो फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। कई बारी दवाइयाँ लेने के बाद छूट भी सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दवाइयाँ शुरू होने के बाद छोड़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपके पास जो टाइम है, हमारे को अपनी सारी एनर्जीज चाइल्डहुड से शुरू करनी चाहिए। स्कूल की पॉलिसीज़, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें बचपन से होनी चाहिए। एक बारी आप
उस स्पाइरल में गए तो एक बारी आप उस प्रॉब्लम में फंसे, एक बारी बीपी शुरू हो गया, एक बारी कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया, वापस जाना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो चीज़ें हैं ये जब तक हमारे स्कूल की पॉलिसीज में नहीं होंगी, जब तक हेल्थ को या स्पोर्ट्स को या एक्टिविटीज़ को या फिजिकल एक्टिविटी को, इन सब चीज़ों को स्कूल गोइंग बच्चों को नहीं समझाया जाएगा, बाद में बहुत मुश्किल होगा। कि फाउंडेशन ही अगर खराब हो, फाउंडेशन अगर खराब, एब्सोल्युटली आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया, फाउंडेशन ही अगर खराब होगी तो बाद में आप प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर आपको उनके साथ डील करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ ये है कि अब दवाइयाँ हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, केयर सिस्टम्स, बट एनी हाउ प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप अपनी प्रैक्टिस में कितने % केसेस में देखते हैं कि बीपी की दवाएं छूट गई किसी मरीज की? देखिए, हम शुरू करने से पहले ही बहुत सोचते हैं और बहुत पेशेंट्स के ये कंसर्न्स भी होते हैं कि मैं बीपी की दवाई नहीं लेना चाहता, मैं अपना डाइट और लाइफस्टाइल से ही कंट्रोल करूँगा। तो मेरा ये कहना है कि मेरा ये मानना है, देखिए हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स मल्टीपल लेवल्स पे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आई वुड से ब्रांच है होम्योपैथी, एक ब्रांच है आयुर्वेदा, एक ब्रांच है मॉडर्न मेडिसिन। इसमें बहुत मिक्सिंग है, ठीक है। तो अब हमारे को दूसरी ब्रांचेस के बारे में नहीं पता, बट जो नेचुरल तरीके जो हम जानते हैं, डाइट, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों के ऊपर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम तो मॉडर्न मेडिसिन को ही प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। बाकी चीज़ों में क्या है, हमें ना उसका आइडिया ना ज्ञान है, बट हमारा मेन मकसद है कि ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, माइल्ड लेवल से मॉडरेट लेवल पे है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है दवाइयाँ शुरू करने की। जल्दबाजी है जो गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बारे में या ब्लड प्रेशर के जो टारगेट्स के बारे में बात करती है, वो इसलिए करती है ताकि आप अपनी डाइट पे जागरूक हो जाएं, अपने लाइफस्टाइल पे जागरूक हो जाएं, अपनी एक्सरसाइज पे जागरूक हो जाएं, और प्लस आप मॉनिटरिंग रेगुलरली करें। देखिए, जो लोग मॉनिटर करते हैं और जो लोग रेगुलर फॉलो अप करते हैं, उनकी प्रोग्नोसिस मच बेटर होती है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं वो डिसिप्लिन्ड पेशेंट है। एब्सोल्युटली अभी वो चेक कर रहा है एब्सोल्युटली। तो फिर वही सवाल कि कितने % केसेस में आपने देखा कि हाँ दवाएं छूट गई? वही मैंने बताया कि इन सिचुएशंस के अंदर शुरू करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कोई जल्दबाजी में नहीं होते शुरू करने की, बिकॉज अगर आपके टारगेट ऑर्गन डैमेज है और सारी चीजें, तब तो आपको लेनी ही है दवाइयाँ। और अगर ऐसा नहीं है तो आप, अगर अचानक आपका बीपी मान लो 160 170 हो गया, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन थी ऑफिस में या घर में, तो हम उस समय आपको कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग्स और कुछ मेडिकेशंस देके आपको रीअसेस कर सकते हैं। जब वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं और बाकी चीज़ें नहीं, तो दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं। तो जो हमारे पास यंग लोग आते हैं, स्पेशली जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, ऐसी सिचुएशंस के अंदर बहुत बारी दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं। बट जब आपकी एज बढ़ती रहती है, एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्मोकिंग आप कर रहे हैं, वेट ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में दवाइयाँ कंटिन्यू होती हैं। अगेन अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट how much you take care of your body, mental and physical health, and how much you are disciplined, जैसे आपने बताया। इन सिचुएशंस में हमने देखा है कि बहुत बारी पेशेंट्स अपनी दवाइयों के अवेबी हो जाते हैं। ओके। ब्लड प्रेशर की दवा को छोड़ने के बहुत नुकसान बताए जाते हैं। जो लोग बहुत रेगुलरली इरेगुलर हैं उनको बहुत नुकसान होते हैं। किस तरह के नुकसान हो सकते हैं ऐसे लोगों को जो बीपी की मेडिसिन पर हैं और उनका बीपी सिर्फ मेडिसिन से ही कंट्रोल में आ रहा है? तो सडनली अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा को छोड़ेंगे तो ब्लड प्रेशर शूट हो सकता है, और ब्लड प्रेशर शूट होने के बाद आपको ब्रेन स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, एरिथमियाज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने आप से नहीं छोड़नी है। हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम और भी है सीजन्स की। हमारे यहाँ पे विंटर्स, समर्स, इतने सारे सीजन्स होते हैं। तो विंटर्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, समर्स में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज हीट होती है, वाटर लॉस होता है। तो इसीलिए मॉनिटरिंग का बहुत रोल है। हमें बहुत बारी विंटर्स में दवाइयों को बढ़ाना पड़ता है, समर्स में दवाइयों को कम करना पड़ता है। कईयों का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, उनको गिडीनेस के सिम्टम्स होते हैं। सो इसीलिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को ये लगता है बीपी चेक करने पे ओवर अ पीरियड उन्होंने चेक किया, 1 महीना उन्हें लग रहा है कंट्रोल में है, तो दवा छोड़ देते हैं। फिर हम ऐसा सोचते हैं। ये एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज आप सडनली अगर आप छोड़ सकते हैं तो रिबाउंड हो सकता है। तो इसीलिए ये हमेशा मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए। डोज को आप कम कर सकते हैं, अगर स्पेशलिस्ट को लगता है कि बंद भी कर सकते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर एक बार हमने दवाई शुरू करी है, दैट इज द क्रूशियल पॉइंट कि अगर हमने दवाई शुरू करी है, किस इंडिकेशन से शुरू करी है। कोई एक एक्यूट क्राइसिस थी, कोई एक एक्यूट स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी,
कोई एक टेम्पररी चीज थी जो ट्रीटेबल थी, उसके लिए हमने शुरू करी है, वर्सेस कि हमारे को पता है कि टारगेट ऑर्गन डैमेज है, बाकी चीजें हैं, तो हमारे को रेगुलर बेसिस पे लेना है। बहुत से लोग गैजेट्स के थ्रू अपना ईसीजी और हार्ट रेट भी चेक करते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम ऑक्सीमीटर घर पर आ गए, उसमें आपका हार्ट रेट बताया जाता है। कितना रिलायबल होता है और किन लोगों को अपना हार्ट रेट चेक करने की ज़रूरत होती है? फेयरली रिलायबल होता है, बट कई बारी पूरी रिलायबिलिटी इन मशीन्स पे नहीं भी होती है, क्योंकि वो कई बारी कुछ रिदम डिसऑर्डर्स को पकड़ लेते हैं जो एक्चुअली में नहीं होते हैं, मूवमेंट आर्टिफैक्ट्स होते हैं। बट एनी हाउ अवेलेबिलिटी से हमें आइडिया तो हो ही जाता है। तो अगर कोई अचानक हार्ट रेट बहुत तेज हो रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप एटलीस्ट उस समय चेक कर सकते हो, क्योंकि कई बारी पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, बट आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और कोई चीज इस तरह की है, तो आप उसको आके रिकन्फर्म कर सकते हो हॉस्पिटल में या क्लिनिक के ऊपर। So it's not that it is, I would say it is a good addition of technology, but at the same time इसकी कुछ limitations तो हैं, 100% तो ये नहीं होता। ये जितने भी गैजेट्स हैं, जो बीपी चेक करने के लिए मशीन है या हार्ट रेट बताने वाला ऑक्सीमीटर है, एक्टिविटी के बाद चेक करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा, एट रेस्ट करना चाहिए उसे चेक? एक्टिविटी के बाद आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, रेस्ट के ऊपर अलग होगा। सो चेक तो नॉर्मली हम लोग एज ए रूटीन जो करते हैं ड्यूरिंग रेस्ट ही करते हैं। जैसे मैंने ब्लड प्रेशर का भी बताया आपको कि आराम से बैठ के 3 से 5 मिनट बैठ के यूरिन पास करके कंफर्टेबल होकर तब चेक करना चाहिए। खाना खाने के बाद चेक करेंगे तो भी क्या बढ़ा हुआ आ सकता है? थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ सकता है, बिकॉज उस समय आपकी बॉडी को एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, पेट की तरफ जाता है। कई लोगों में कम भी हो सकता है, स्पेशली जैसे जिन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या एंजाइना है, तो ब्लड सप्लाई की जो रिस्ट्रिक्शन होती है हार्ट के अंदर और पेट की तरफ वो ब्लड डाइवर्ट होता है, तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट भी कर सकता है। ओह, तो उस टाइम भी एकदम खाना खा के भी चेक नहीं करना चाहिए। यूजुअली हम लोग सुबह शाम बोलते हैं चेक करने के लिए, और एक पर्टिकुलर टाइम बोलते हैं कि आप वो टाइम फिक्स कर लीजिए, मे बी अराउंड 8 o'clock और 9 o'clock इन द मॉर्निंग एंड सेम टाइम इन द इवनिंग। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अपने दिल की धड़कनों को रीड करते हैं कि बहुत तेज़ चल रही है हमारी दिल की धड़कन या फिर बहुत धीरे चल रही है। क्या हर इंसान पहचान सकता है ऐसे अपनी हार्ट बीट? जो बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं, एंग्शियस होते हैं, उनको कई बार ज़्यादा पता लगता है, बट मिस्ड बीट, feeling uneasy, they may also be symptoms of heart disease, they may be symptoms of anxiety also। अब जैसे देखिए 18-19 साल की कोई लड़की है जिसके एग्जाम्स हैं या न्यूली कॉलेज में जाना है, उसको ये चीज़ें हो रही हैं, तो मोस्ट लाइकली एंजाइटी की वजह से है, इसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर वही चीज़ 45 साल के इंडिविजुअल को हो रही है जो ओबीज हैं, फैट हैं, मेल हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर हैं, तो उसको हमें ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। मतलब फिजिकली पता चल सकता है कि हार्ट बीट तेज हो रही है? कई बार पैल्पिटेशंस का पता लगता है, पता लगता है। उससे किस तरह का इंडिकेशन मिलता है? उससे आपको, अगर आपको ये सिम्टम हो रहे हैं, उसके साथ में कोई चेस्ट पेन हो रहा है, कोई स्वेटिंग हो रही है, कोई ब्रेथलेसनेस हो रही है, देन इट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है ये प्लेन एंड सिंपल एंजाइटी की वजह से भी हो या ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन की वजह से भी हो। सो अगेन मैंने बताया, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अपने रिस्क फैक्टर्स जानना जरूरी है, और ऐसी सिचुएशन में एक मेडिकल कंसल्टेशन जरूरी है। क्या नॉर्मल होती है हार्ट बीट? यूजुअली 60 to 100 के बीच में हम नॉर्मल मान के चलते हैं। ओके। इसी से जुड़ा हुआ मेडिकल टर्म है एरिथमिया। एरिथमिया मतलब रिदम का डिसऑर्डर। एरिथमिया मतलब जैसे रिदम, ए रिदम, तो एरिथमिया मीन्स रिदम का डिसऑर्डर। तो नॉर्मल एक जो रिदम चल रही होती है, वो अगर फास्ट हो जाए या वो स्लो हो जाए या वो इरेगुलर हो जाए, उसको हम एरिथमिया बोलते हैं। ओके। ऐसे केस में अगर लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि हार्ट बीट बहुत बढ़ रही है या घट रही है या फिर कोई स्किप कर रही है बीट, तब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, वन ऑफ केस में जाने की जरूरत नहीं है? एब्सोल्युटली। ओके। एरिथमिया होता क्यों है डॉक्टर साहब? बहुत सारे कारण होते हैं एरिथमिया के, कई जेनेटिक कारण होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की ब्लॉकेजेस होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। कई लोगों का हार्ट रेट स्लो हो जाता है एजिंग के साथ, उनको पेसमेकर की रिक्वायरमेंट होती है। कई लोगों को कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट एबनॉर्मल होते हैं बॉडी के अंदर, जिसको हम PSVT बोलते हैं, उनको फिर कुछ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट ओपिनियंस की ज़रूरत होती है, कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है। कई लोगों की हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से धड़कन तेज़ हो जाती है, स्लो हो जाती है। कई बार हार्ट अटैक का फर्स्ट टाइम वेंट्रिकुलर एरिथमिया होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एट टाइम्स दैट कैन इवन कॉज अ सडन कार्डियक डेथ। कई बार जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। ECG के अंदर जैसे QT प्रोलॉन्गेशन होती है, या ब्रुगाडा सिंड्रोम होता है, या एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया होता है। कई लोगों में एक्सरसाइज में आपने देखा होगा, मैराथनर्स में कई बार सडन डेथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि प्रोन कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमन जो रिदम डिसऑर्डर्स का रीज़न है वो हार्ट की ब्लॉकेजेस या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, आर्टरीज की ब्लॉकेजेस होती है।
that is the most common cause. But otherwise, there are rare causes also which can be picked up on the ECG, on echocardiogram, on certain electrophysiological studies. आखिरी में 2 सवाल डॉक्टर साहब। एक, आपने मैराथन का जिक्र किया, दिल्ली में बहुत कल्चर आ गया है मैराथन्स का, जो लोग नहीं करते और आज उन्हें लगता है कि अब उन्हें अगली मैराथन दौड़नी है, उन्हें अपने दिल का चेकअप कराना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए, और सडनली कोई भी एक्टिविटी जो आप नहीं कर रहे हैं उस पर सडनली नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जिससे आपकी बॉडी यूज टू नहीं है और आपने उसको विदाउट प्रॉपर और ग्रेजुअल ट्रेनिंग से अंडर सुपरविजन नहीं किया, तो दैट कैन बी डेंजरस। तो मैराथन दौड़ने की इच्छा रखने वालों को आप क्या सलाह देंगे? मैं ये कैसे सलाह शुरू दूंगा करें? कि आपको जब भी करना है, और अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे या आप सिडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सडनली मैराथन का ख्याल मत करिए। अपनी बॉडी को ग्रेजुअली ट्रेन कीजिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, स्लोली एंड स्टेडली अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। अगर आपकी फैमिली में कोई हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री रही है या कोई प्रॉब्लम पहले रही है, तो अपने आप के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक हो जाइए। बेसिक टेस्ट जैसे ECG होता है, ब्लड प्रेशर होता है, इको होता है, ये सब चीज़ें करवाने से भी काफ़ी चीज़ें पिकअप हो जाती हैं। बट सडन कोई भी एक्टिविटी जो है विदाउट अ प्रॉपर प्रिपरेशन इज समथिंग विच वी मस्ट अवॉइड। मान लीजिए दिसंबर में मैराथन है, अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करें? नहीं, वो आपको पहले अपना चेकअप भी करवाना ज़रूरी है उसके बाद? हाँ, कि आप अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप रेगुलर गेम्स खेल रहे हैं, आपकी एक्टिविटी अच्छी है और आपके बेसिक टेस्ट हुए, आजकल बहुत लोग अपने बेसिक टेस्ट करवा के भी रखते हैं, तो ऐसे में कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो सडनली अपनी एक्टिविटी को चेंज करते हैं, सडन फास्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। आज ख्याल आया कि मेरे को अगले महीने तो मैराथन दौड़नी है, मैंने अपना खाने पे ख्याल नहीं रखा और मेरा वेट ज़्यादा है, मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी और मुझे मैराथन दौड़नी है, ऐसे लोगों को मैं ये सलाह देता हूँ। आखिरी सवाल सर, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हाल ही में बीपी की गाइडलाइंस को रीडिफाइन किया है, तो अब हमारा न्यू नॉर्मल क्या होना चाहिए, 120/80 या 130/90? नहीं, देखिए, एक होता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो तो 120/80 होता है। दूसरा होता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, मतलब वो 120 से लेके 135 और जो डायस्टोलिक है वो 80 से लेके 90 तक, ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है। और उसके ऊपर जो होता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, 140/90 से ऊपर। तो ये जो रिकॉर्डिंग है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की, ये एक नई चीज़ आई है जो आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, जागरूक करने के लिए। इट डजंट मीन कि यू हैव टू स्टार्ट मेडिसिन, इट जस्ट मीन्स कि यू हैव टू बी मोर कॉशियस अबाउट योर डाइट, अबाउट योर वेट, अबाउट योर लाइफस्टाइल, अबाउट योर कोलेस्ट्रॉल। और स्पेशली अगर इस एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के साथ आपके एसोसिएटेड और भी कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री है प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज की, या आप स्मोकर हैं या ओबीज हैं, तो ऐसे में आपको और भी जागरूक होना है। सो एक होता है आइडियल ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है, दैट इज लेस देन 120/80, एक होता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और एक होता है हाइपरटेंशन। सो गाइडलाइंस ने रीडिफाइन सिर्फ इसलिए किया है कि ब्लड प्रेशर आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके साथ और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड होते हैं, और ये पेशेंट्स को, कम्युनिटी को जागरूक करने के लिए कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करो, आप एक्सरसाइज को फॉलो करो, मॉनिटरिंग करो, और ज़रूरत पड़ती है तो दवाइयों से हिचकिचाओ मत, उसको रेगुलर बेसिस पे लो। बिकॉज इफ़ यू कीप योर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल एंड इन दी नॉर्मल रेंज, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसीलिए हमने आज ब्लड प्रेशर की ABC अपने और आपके लिए डिकोड करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो आपका दिल भी काफ़ी हद तक आपके काबू में रहेगा, बशर्ते आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो और आप अपने आप को सेहतमंद कैटेगरी में मानते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक BP ने देखिए कितने सारे सवाल खड़े किए और उनके जवाब हमने आपसे लेने की कोशिश की। थैंक यू सर। धन्यवाद।